हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने चैनल स्टडी स्मार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया सीरीज जो कि होगा लुसेंट का। इसमें हम लुसेंट में जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं सबके हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सबका वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन सी लाइन, कौन सा डाटा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बुक जो मैं ये इसमें यूज़ करूँगा वो 2024 का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। ये बुक आपको स्टोर पे मिल जाएगा, 280 प्रिंट है। मुझे ये बुक 195 195 में मिला था, ठीक है। तो ये बुक रहेगा रेफरेंस में, ठीक है। अगर आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम को क्लियर करना है उसके लिए जीके आपको आनी चाहिए, ठीक है। जीके में भी स्टैटिक, ठीक है। तो उसके लिए लुसेंट सबसे बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। लुसेंट का कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है। ये बुक आज से नहीं, बहुत ही सालों से सारे स्टूडेंट की फेवरेट बुक रही है। बट यदि आप इसको सही से नहीं पढ़ोगे, पढ़ने का तरीका सही से नहीं रहेगा, या फिर आपको ये नहीं पता रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो फिर ये बुक आपको बहुत ही बल्की और बहुत ही बोरिंग फील होगी, ठीक है। बट यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर, अपने एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता है तो फिर ये बुक आपको बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इस बुक को सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें हम आज इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ करके बताऊंगा, ठीक है। और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम में किस तरह से आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है बीच बीच में मैं कहीं आपको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ कि ये जो लाइन है इसको मैं 20% दे रहा हूँ, या फिर 50% दे रहा हूँ, या फिर 80% दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये रहेगा कि 100 रुपये में ये 20% इसका इम्पोर्टेंस है, 100 में इसका 50% इम्पोर्टेंस है, 100 में इसका 80%। तो आप एक आइडिया लगा सकोगे कि हाँ ठीक है, ये लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट भी कितना है, ठीक है। तो वो मैं आपको 20%, 50%, 80%, 10% इसके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। आप इतना तो समझ जाओगे ना कि 100% में अगर मैं इसको 20% बोल रहा हूँ तो फिर इसकी क्या वैल्यू है। और अगर मैं 50 से ऊपर बोल रहा हूँ तो नो डाउट वो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दिखने वाला है, ठीक है। अगर 50 से ऊपर बोल रहा हूँ तो, और उसके नीचे बोल रहा हूँ तो फिर आप उसको जानिएगा, उस मतलब इम्पोर्टेंट लाइन को, ठीक है। बट एग्ज़ाम में आने के चांस उतना नहीं रहेगा अगर वो 50% से मैं नीचे बता रहा हूँ तो, ठीक है। ये सब कुछ बहुत ही मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक है। और आपको श्योर शॉट है एग्ज़ाम में बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से, ठीक है, इतिहास, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इतिहास ये 1, ठीक है। आपके मैं जितना भी क्लास आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इन सब का पीडीएफ भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उस पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपको बुक लेनी होगी तब तो अच्छी बात है, आप बुक ले लेंगे ये वाला तो लुसेंट का। और अगर नहीं भी लेना होगा तो मैं आपको पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिया करूँगा, आपको चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, इसको, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, ठीक है, ताकि जो मैं बताऊँ उसको आप उसको नोट कर लो, ठीक है। या फिर आपकी मर्जी है, आप जैसे भी इसको नोट नोट करना चाहो, जैसे भी इसको लिखना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं। देखिए भारत का इतिहास, ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात
जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे विश्व में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट बस एक ही चीज़ है इसमें, वो ये है कि ये ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारतवर्ष या भारत के जो सबसे पहले उल्लेख हुए थे वो किस वेद में हुए थे, कौन से वेद में। ठीक है, यानी कि भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में हुआ था, तो उसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ठीक है, तो इतना पढ़ने से बस एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इंदे हिंदू कौन किसको क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये अगला लाइन, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, तो इस लाइन से बस आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, जिसका मैं 20% आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वो होगा विंध्य की पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये भारत है ना, तो ये बीचों बीच में यहाँ पे है ये। ठीक है, तो ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अब इसके आगे, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये बस जानना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, तो ये जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये जो 3 प्रकार के इतिहास होते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन बताया सबसे पहले ये बताए थे ये क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है 40% इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये ऋग्वेद है, ये मुश्किल से ये भी 40% है ये। ठीक है, चलिए अब इसके आगे प्राचीन भारत, तो इसका स्रोत है यहाँ पे क्या क्या पूछा है। स्रोत तो मतलब हम कैसे कैसे इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का जो विवरण है जो यहाँ पे मतलब जो पुस्तक लिखे हुए हैं। ठीक है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, बस ये जानने वाली बात है ये। इसके बाद ये देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन कि वेद किसने लिखा, वो वेद व्यास जी ने। ठीक है, बस आगे चलते हैं। तो जब ये 4 वेद हो गए तो उसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहला वेद, ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, 10 मंडल है, इतने सूक्त हैं, इतनी ऋचाएँ हैं, ये हमें कोई नहीं जानना है। ठीक है, बस ये जानना है कि इसको जो पढ़ते हैं, मान लीजिए ऋग्वेद को कोई पढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी, तो उसको क्या बोलेंगे पढ़ने वाले को, होत्री। तो ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो उसका ऑप्शन होगा होत्री। ठीक है, उसके बाद इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रमाण, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो इसमें एकमात्र बस इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा
ऋग्वेद में, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा तीसरे मंडल में, ठीक है। तो इस लाइन से दो तरह का ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कौन से वेद में और कौन से मंडल में, ठीक है। ये तो बहुत चांस कम है कि विश्वामित्र ने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, इसमें नंदी स्तुति, पुरुष सूक्त और नासदी सूक्त और सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, कि ये पुरुष सूक्त या फिर नंदी स्तुति या फिर नासदी, मतलब इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है कि इसका उल्लेख कौन से वेद में है, ठीक है। तो ये होगा ऋग्वेद में, ठीक है। और इन तीनों में भी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछ देता है पुरुष सूक्त, ठीक है, कि पुरुष सूक्त कौन से वेद में है, ठीक है। तो वो है ऋग्वेद में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है ये सूर्य सूक्त, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है, पुरुष सूक्त, ठीक है। उसके बाद आगे चातुष्य वर्ण्य समाज कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है, ठीक है। मैंने क्यों कहा पुरुष सूक्त इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में मतलब ये जो हमारे 4 समाज हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का इसमें उल्लेख है, ठीक है। तो यही इसलिए ये पूछ देता है कि पुरुष सूक्त किस में, मतलब कौन से वेद में है, ठीक है। तो याद रहे ऋग्वेद में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये नोट जो लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, ठीक है। अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ऋग्वेद में अघन्य किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है गाय को, ठीक है। अघन्य, न मारने योग्य। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस बॉक्स में चलते हैं, ईसा एवं ईस्वी, ठीक है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, इसमें ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आइए, ईसा मसीह की तिथि जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर नीचे आइए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये देखिए, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, ने प्राचीन भारत का, ठीक है, पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया, ठीक है। तो इस लाइन से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है। सन तो नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, सन नो चांस, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद इस पुस्तक में सिकंदर के बारे में है, ठीक है, ये इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें भारत को स्वेच्छा शासनवाद देशवाद आया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वामन अवतार के बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, ठीक है। और वामन भगवान को दक्षिण में क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये देखिए कि मतलब बहुत पहले, मतलब 10-15 साल पहले ये क्वेश्चन पूछता था कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार है, अग्नि का कितनी बार है। अब ये नहीं आता, अब तो मैं इसको 5% का वो दूंगा, ठीक है, ये आता ही नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये यजुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद समाप्त, अब शुरू होता है दूसरा वेद यजुर्वेद, ठीक है। इसमें क्या है, स्वर पाठ के लिए मंत्रों
और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बस यही कि मंत्रों और बलि का जो संकलन है वो किस वेद में है, तो वो है यजुर्वेद में। ठीक है, और जो भी इसे पढ़ता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अथर्वयु। ठीक है, बस ये दो इम्पोर्टेंट है इसमें। अब चलते हैं अपने अगले पेज पे। यहाँ पे क्या है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आएगा यज्ञ के नियम और विधि विधान किस में है, तो वो है यजुर्वेद में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और इसमें बलिदान भी है। ठीक है, और एक ऐसा वेद है ये जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यानी कि ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वो वेद है जो जिसमें यज्ञ के नियम और विधि विधान है, तो उत्तर होगा यजुर्वेद। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बलिदान का विधि है, तो वो है यजुर्वेद। और कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, तो उसका भी उत्तर होगा यजुर्वेद। ठीक है, ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद चलते हैं अगले वेद पे, जो कि है सामवेद। ठीक है, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि सामवेद जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को उद्रात्री। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, तो इसमें बस एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अथर्ववेद पे। ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा। ठीक है, ये पूछ सकता है कि मतलब ये तो आसान रहेगा, बहुत आसान अगर पूछेगा तो, कि अथर्ववेद को किसने लिखा, तो नाम में ही वही है अथर्वा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ये रहा इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, औषधियों यानी कि दवाइयों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में है, वो है अथर्ववेद में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण है। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा कि सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस ग्रंथ में है या फिर किस वेद में है, तो वो होगा अथर्ववेद। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसके बाद ये पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों के बारे में ये है, कृषि की उन्नति, रोग निवारण, समय, विवाह। ठीक है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पृथ्वी सूक्त, ठीक है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, पृथ्वी सूक्त, तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस वेद में मंत्रों में जादू टोना का वर्णन है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है, तो वो भी होगा उसका अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है, इसमें मतलब ये एकदम 10% बता दे रहा हूँ, 10% इसका चांस है कि क्वेश्चन ऐसे शायद बन जाए कि कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण किस वेद में है, तो वो होगा अथर्ववेद में। कुरु, ठीक है, वही कुरु जहाँ से महाभारत वाला, कौरव और पांडव। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये 2 वो है, जैसे कि राजा है तो राजा के पास 2 लोग होते थे, सभा और समिति। ठीक है, जैसे आज के टाइम में हमारे
संविधान में वहाँ पे पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा ना, तो वैसे ही थी यहाँ पे ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में है, ठीक है, सभा और समिति का उल्लेख, तो वो होगा अथर्ववेद, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेदों की भी कई शाखाएं हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये थोड़ा सा ये फैक्चुअल हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे याद करने वाला चीज़ है यहाँ पे, ये लाइन, ठीक है, पूरा तो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, बट इसका भी मतलब आने का परसेंटेज वही है 40%, ठीक है, यानी कि कम चांस है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से देखिए साकल शाखा, ठीक है, यहाँ पे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र शाखा कौन सी है, ठीक है। कई शाखाओं का नाम दे देगा तो उसमें से सही क्या होगा, साकल शाखा, ठीक है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाएं किस वेद की है, ठीक है, शुक्ल और कृष्ण, तो ये होगी यजुर्वेद की, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आएगा यहाँ पे, अब मान लीजिए मतलब यजुर्वेद की हो गई दो शाखाएं, ठीक है, और इनकी भी अब शाखाएं हम बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मध्य नंदिन और काढ़ शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजनेय संहिता की शाखाएं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मध्य नंदिन है और काढ़ है, ये इस शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, ठीक है। शुक्ल तो है यजुर्वेद का, ठीक है, मतलब यजुर्वेद का दो हो गया, ठीक है, एक शुक्ल एक कृष्ण, ठीक है। तो उसके बाद ये जो शुक्ल का दो हो गया, जिसमें ये मध्य नंदिन वाला हो गया और एक काढ़ो हो गया, ठीक है। तो वो यहीं पे लिखा हुआ है वही चीज़, ठीक है। उसके बाद कृष्ण से देखिए कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कष्ठिल और मैत्रायणी और तैतरीय है, ठीक है। उसके बाद ये जितनी है ये इनकी है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, मतलब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना नहीं है, बस जानना है बस, ठीक है। उसके बाद कौमुद, ये जैमिनी, ये वो बता दिया आपको। फिर अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बनेगा क्या कि शौनक और पैपलाद किस वेद की शाखाएं हैं, तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद, ठीक है। तो ये रहा, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे क्या है ना कि एग्ज़ाम आपका आप देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है कई शिफ्टों में होता है, कई शिफ्टों में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका पहले दिन एग्ज़ाम हो जाता है तो उस दिन ऐसा चांस होता है कि क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल आते हैं, पर जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ता जाता है तो क्वेश्चन टफ आने लगते हैं। तो जब जिसका अगर लास्ट में जिसका कोई पढ़ रहा हो और जिसको पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम लास्ट में होता है, तो वो थोड़ा ऐसे टॉपिक को कवर करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन टफ होगा तब जब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो वही वजह है ना कि इसलिए अब हम लोग जो अभी आता है रिजल्ट वो नॉर्मलाइज होकर के आता है, इसीलिए, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आपका अगर लास्ट वाले फेज में एग्ज़ाम हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी टैकल कर पाओ, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ठीक है। ये आसान सा है, आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन कौन है ऋग्वेद और सबसे मतलब बाद का है अथर्ववेद। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में स्टार्टिंग में इंट्रो था, जिससे अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने पे ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा एक वीडियो 22 से 25 मिनट के बीच का हो, ठीक है, ताकि आप जब भी फ्री टाइम में हो, चाय पी रहे हो, कहीं बाहर टहलने गए हो, तो उस समय भी हमारे वीडियो को देखते हुए आप आराम से इस लुसेंट को ईजी वे में बहुत ही
इफ़ेक्टिव तरीके से कवर कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को इसलिए हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हाँ, अब आपका एक काम रहेगा, हम जो भी वीडियो कवर करेंगे या फिर एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसको आप तुरंत रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन का। ठीक है, तो इसलिए बहुत मतलब लंबा वीडियो रहेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिवाइज ज़्यादा करिएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अब मिलेंगे यहाँ से आगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।